प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है और इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, स्पर्मेटो गोनिया किसे कहते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आदि आदि ऐसी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इससे सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बातचीत की थी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसको मुख्यतः हम दो भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहली चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी शुक्राणु पूर्वी अवस्था का निर्माण, और दूसरा भाग है इसका स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटेलियोसिस और डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म्स। यानी शुक्राणु पूर्वी अवस्था में तो शुक्राणु के मैच्योर होने से पहले तक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं, और उसके बाद शुक्र कायांतरण एक परिपक्व शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया अंत में होती है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ऐसे करके ये दो भाग में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि शुक्राणु पूर्वी अवस्था का निर्माण, इसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियाँ स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत जो गैमीट्स का निर्माण होता है उसे हम सामान्य रूप से तीन अवस्थाओं में विभक्त करते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़। ऐसे ये तीन फेज़ होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज़, गुणन प्रावस्था, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रावस्था में जो प्रारंभिक जनन कोशिकाएं होती हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं, उनमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हुए और वो डिप्लॉइड कोशिकाओं में डिवाइड होती चली जाती हैं। लगातार उनमें माइटोसिस होती है प्राइमरी जर्म सेल्स में, और उनमें द्विगुणन की क्रिया चलती रहती है। इसके फलस्वरूप स्पर्म मदर सेल्स, इनको हम शुक्राणुजन भी बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर, जिनको हम आदि जनन कोशिकाएं भी बोलते हैं, प्रारंभिक जनन कोशिकाएं भी बोलते हैं, उनके अंदर लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण इस प्रकार लगातार माइटोसिस के जरिए होता है। प्रारंभ में तो एक स्पर्मेटोगोनिया दो बार विभाजित होकर 4 स्पर्मेटोगोनिया बना देती है। इनमें से एक कोशिका अब आगे के विभाजन में भाग नहीं लेती, यानी वो अवशेषी बन जाती है, यानी रेजिडुअल स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे उसको, अवशेषी शुक्राणुजन। और बची 3, तो शेष बची 3 जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं वो फिर दोबारा से विभाजित होकर अपना आगे की मल्टीप्लिकेशन फेज़ में आगे लगातार विभाजन उनमें होता है, और उनमें 6 इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, और इस प्रकार लगातार विभाजन होते होते अंत में एक स्पर्मेटोगोनिया 24 स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित हो जाती है।
तो कुल मिला के ये गुणन प्रावस्था के अंतर्गत हमने देखा कि प्राइमरी जर्म सेल्स जो होती हैं वो उनमें निरंतर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका 24 स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अगर आप इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से समझते हैं तो मैं अभी आपको एक आगे डायग्राम आएगा उसमें और भी इसको स्पष्ट करूँगा। पहले आप इसके तीनों प्रावस्थाओं में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं एक बार उसे समझ लीजिए। इसमें अब आता है वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में जो गुणन प्रावस्था में अंतिम विभाजन के फलस्वरूप जो स्पर्मेटोगोनिया प्राप्त बनी हैं वह वहाँ पर विभाजन रुक गया, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया विभाजित होते होते 24 स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो गई। तो इसकी लास्ट स्टेज आ गई। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं इनके अंदर डिवीज़न तो रुक जाता है, मल्टीप्लिकेशन तो रुक जाता है। अब इनके आकार में वृद्धि होने लगती है और इनके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं उनके अंदर वृद्धि होने लगती है। यानी जितने भी स्पर्मेटोगोनिया हैं वो सब पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं शरीर से और आकार में वृद्धि करते हैं और लगभग अपने आकार से दुगने आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया ये कोशिकाएं डिप्लॉयड हैं, द्विगुणित हैं। और जब इनकी पूरी वृद्धि हो जाती है, कंप्लीट ग्रोथ इनकी हो चुकी होती है, उसके बाद इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। तो ये कहलाया इसका ग्रोथ फेज। अब आते हैं मैचुरेशन फेज पर, परिपक्वन प्रावस्था, यानी वृद्धि प्रावस्था के बाद परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है कि वृद्धि प्रावस्था में बनी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो 2 बार विभाजित होती है। वृद्धि प्रावस्था कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट होने के बाद ये जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया थी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब आगे की क्रिया किस में होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 बार विभाजित होती है। पहला विभाजन जो होता है वो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कहलाता है, प्रथम परिपक्वन विभाजन। और जो दूसरा विभाजन होता है वो सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कहलाता है। पहला जो विभाजन हुआ फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन वो अर्धसूत्री होता है, मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन उसके अंतर्गत होता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 हैप्लॉइड यानी अगुणित संतति कोशिकाओं में बट जाती है। अब जब 2 कोशिकाएं बन गई, दोनों हैप्लॉइड हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ गए? तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ और उसके फलस्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हैप्लॉइड कोशिका होती है। उसके बाद में इसमें सेकंड मैचुरेशन डिवीजन शुरू होता है ना। यह विभाजन माइटोटिक होता है, समसूत्री विभाजन होता है और इसके कारण, इसके फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनी उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो पहले आधी हो गई थी वो यथावत रहती है, आधी की आधी रहती है। और द्वितीय परिपक्वन विभाजन के बाद बनी जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं पूर्व शुक्राणु अथवा शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिड्स। तो इस प्रकार एक डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है वो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स में बदल जाते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स उसके फलस्वरूप बन जाते हैं। ये इसका मैचुरेशन फेज कहलाता है।
अब इसको आप डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से ग्रोथ फेज में क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे आप देख रहे हैं सामने चित्र में। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीज़न होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न होता है, जो कि मियोसिस होती है। तो वो उस मियोसिस के फलस्वरूप एक कोशिका दो कोशिका में विभक्त होती है सबसे पहले, और ये जो दोनों कोशिकाओं में फिर दोबारा से विभाजन होता है। पहला विभाजन होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा विभाजन होता है मियोसिस सेकंड फेज में जो विभाजन होता है उसको आप माइटोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो पहला जो डिवीज़न है वो मियोसिस है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनी, और वो जो दो कोशिकाएं बनी उनमें फिर दोबारा से विभाजन हुआ, और उसके फलस्वरूप जब दो कोशिकाएं बनी तो वो कहलाती हैं स्पर्मेटिड्स। तो कुल मिलाकर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स हमें प्राप्त होते हैं शुक्राणु पूर्वी अवस्था, और यही स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये बाद में एक मैच्योर स्पर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको कहते हैं शुक्र कायांतरण। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं तो अगला इसका प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटेलियोसिस, या फिर इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्म्स या शुक्र कायांतरण भी कहते हैं। अब इसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, कई प्रकार की संरचनाओं का इसके अंदर निर्माण होता है। तो इसको संक्षेप में थोड़ा सा समझिए। ये जो स्पर्मेटिड्स बन गए, ये स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये स्फेरिकल होती हैं, गोल होती हैं, नॉन मोटाइल होती हैं। नॉन मोटाइल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः गति नहीं कर सकती, जा नहीं सकती, और हैप्लॉइड होती हैं, बता दिया मैंने आपको। लेकिन जब आप इसकी तुलना शुक्राणु की संरचना से करेंगे तो शुक्राणु की संरचना सर्वथा भिन्न होती है। शुक्राणु को यदि आप देखें तो शुक्राणु में एक उसके भी शरीर को, उसकी बॉडी को आप 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे ऊपर उसमें हेड पाया जाता है, उसके हेड के नीचे एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसको नेक बोलते हैं, गर्दन वाला हिस्सा, और उसके नीचे पाई जाती है एक टेल, पुच्छ वाला भाग। तो हेड, नेक और टेल, इस तरीके की जो संरचना वाला इस तरह की जो संरचना की कोशिका जो है वो स्पर्म है। जबकि उसकी तुलना आप करोगे स्पर्मेटिड से, तो स्पर्मेटिड तो सामान्य गोल कोशिका दिखाई देगी, स्पेरिकल कोशिका दिखाई देगी। तो इस conversion of this simple and non-functional unit to the typical and functional unit is called as spermiogenesis। यानी शुक्र कायांतरण का मतलब है कि ऐसी कोशिका जो कि स्थिर है, चल नहीं सकती, हैप्लॉइड है, स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट है, उसको जब कन्वर्ट होती है एक स्पर्म के अंदर, तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत संपन्न होती हैं, जिसमें कहीं उसके सिर का निर्माण होगा, हेड का निर्माण होगा, नेक के अंदर की संरचनाएं बनेंगी, फिर टेल बनेगी। तो ये सारी संरचनाओं का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम शुक्र कायांतरण कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का दूसरा हिस्सा है। इसमें स्पर्मियोजेनेसिस में प्रमुख रूप से इसको भी हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ हेड, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस, और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ टेल। यानी शीर्ष भाग का निर्माण, मध्य भाग का निर्माण और पुच्छ भाग का निर्माण। इन तीनों का निर्माण किस तरह से होता है, किस प्रकार से ये निर्माण इनका होता है, किस प्रकार से हिस्से बनते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां इसके अंतर्गत होती हैं, और अंत में एक मैच्योर स्पर्म किस प्रकार से बनता है, ये सारा का सारा प्रोसेस इस स्पर्मियोजेनेसिस के अंतर्गत इन 3 हिस्सों में
अपन विभक्त करके इसको अध्ययन करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब ये तीनों भाग का निर्माण किस तरह से होता है ये अपने अगले लेक्चर में इसके बारे में बातचीत करेंगे।